everyone, welcome to lecture 15 of macroeconomics. So इस लेक्चर में हम एक डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे which is generated by phase 3. It is expenditure method. ठीक है, हम अब expenditure method से national income accounting को पढ़ेंगे. Let us first start with knowing what is expenditure method. Alright, तो देखो हमने इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर लिया, राइट? उस प्रोडक्शन से हमने इनकम जनरेट कर ली। अब उस इनकम को हम खर्च भी तो करेंगे, ठीक है? सो दिस इज अवर एक्सपेंडिचर या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड। इसके और भी नाम है, जैसे कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम डिस्पोजिशन फेज पे हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? So estimation of expenditure on the final goods produced during the year is equal to market value of GDP, जो कि हमको देता है GDP at market price। इसी को एडजस्ट करते हैं हम हमारे नेशनल इनकम में which is NNP at factor cost, जिसको कि हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। Alright, so expenditure method of calculating national income, it estimates national income by looking at the total spending on final goods and services produced in a country during a specific period, usually a year। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं हाउ मच पीपल, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि हाउस होल्ड्स और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितना स्पेंडिंग करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के और भी नाम है, राइट? दिस एंड दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मैं ई और सर्कल से डिनोट कर देती हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा तो इट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? तीसरा वी हैव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। ओपन इकोनॉमी है, सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी इसमें होगा, राइट? तो अभी हम इसको एक लेट्स कॉल इट मेथड 1। पहले हम मेथड 1 से देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स हमारे सारे स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कपड़े खरीदना, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। हाउस होल्ड के अलावा it refers to expenditure on final goods and services by individual households, यहाँ पे एक चीज रह गई है, and you can write it, and non profit, आई एम श्योर ये आपको याद आएगा जैसे ही मैं इसको लिखूंगी, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि गुरुद्वाराज, एनजीओज सर्विंग द सोसाइटी। ठीक है, इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज होगी कंज्यूमर सर्विस, दूसरा हमारा होगा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जिनको हम बार बार हमको उनको खरीदना पड़ता है, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मलाई, सब्जियां, फल। तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल कैसे गुड्स होते हैं? जिनकी यूटिलिटी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेवरल ईयर्स में मिलती है, राइट? जैसे वॉशिंग मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये 3 क्या होते हैं? हमारे फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना?
कंज्यूमर सर्विसेज पे खर्चा करता है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल पे खर्चा करता है, ठीक है, बोथ households as well as your non-profit private institutions. So this let us call this your first part of classification of final expenditure. Then next हमने क्या पढ़ा था, government final expenditure. See, government final expenditure it includes जो सरकारें गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करती हैं पब्लिक यूज के लिए, है ना, या जैसे कि डिफेंस, डिफेंस पर्सनल, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज गेट इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, सरकारें भी तो खर्च कर रही होती हैं, उनके भी तो कुछ ऐसी जरूरतें हैं कट, ऑलराइट, तो इसमें कुछ बहुत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस याद रखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें कोई ज्यादा सब टाइप्स नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि हम इसमें काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जिन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं हम यहाँ उनको अकाउंट करते हैं, राइट। जैसे फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, चिप्स बनाने वाली कंपनी ने पोटैटो काटने वाली मशीन खरीदी, राइट। अब इसमें भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी। पहला हमारे पास है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब एक चीज इस टॉपिक को पढ़ते वक्त ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स, भले ही प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स को इस्तेमाल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट स्टिल इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होंगे। उसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, इन्वेंटरी, ठीक है, अभी while reading through the classifications we'll read about that also। तो पहला हमारे पास आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा which are used in purchase of fixed asset। now we very well know कि fixed assets क्या होते हैं, so I'm not going to repeat it, right। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास तीन चीजें आती हैं। पहला है हमारे पास बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो जो बिजनेस हाउसेस करते हैं, ऑल्दो मैंने ये बोला प्रोड्यूसर करते हैं बट यहाँ पे दूसरे वाले में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि हाउस होल्ड करें, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को भी हमने पिछले कई बार में ये चीज पढ़ी है कि वो भी इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, राइट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी इंक्लूड होगा। थर्ड में वी हैव पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक जहां पे भी नाम आए समझ लीजिए गवर्नमेंट की बात हो रही है फॉर नाउ। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में विच इज डन बाय गवर्नमेंट ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे डैम्स, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ठीक है, ये भी एक तरह का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तीन टाइप के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहला जो बिजनेसेस करते हैं, दूसरा जो हाउस होल्ड्स करते हैं और तीसरा जो गवर्नमेंट करती है, राइट। सो इफ वी राइट इट हियर, पहला जो बिजनेसेस करते हैं, दूसरा जो हाउस होल्ड करते हैं और तीसरा जो आपकी गवर्नमेंट करती है। देन दूसरा आता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमें अच्छे से पता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। यहां से आपको समझना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस, कि स्टॉक में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं जो ऑलरेडी पता है हमें। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट, देन वी हैव स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
राइट। जैसे स्वेटर बनाने वाली कंपनी ने भेड़ भी पाल रखा है, ऊन भी बना रखा है, और फाइनली उन्होंने कुछ स्वेटर्स बना के भी इन्वेंट्री में रखा हुआ है। देन फोर्थ वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द अदर कंट्रीज माइनस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने गुड्स वर्थ 50,000 एक्सपोर्ट किए हैं और 30,000 इंपोर्ट किए हैं, तो हमारे पास नेट जो बचेगा वो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये माइनस कर देना है। अगेन ये नंबर उल्टा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे 20,000 आ रहा है ना, तो हो सकता है इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हो, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम कर रहा हो, तो ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। बस नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इन सबको जब आप सम करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू, लेट मी जस्ट show it to you. So we have read four things. First we have read this वाला slide, ठीक है, then we read this slide, then we read this slide, and then we read this slide. अब इन सबको जब आप ऐड कर दोगे, so you will be getting GDP at MP. क्यों? This is showing you sum total of expenditure on the domestically produced goods and services during an accounting year. During an accounting year, ठीक है। So you have reached here. अब इसमें से आपको मालूम है आपको क्या क्या चीजें माइनस करनी है टू फाइनली रीच NNP at factor cost, GDP at market price, ठीक है। अभी we have to reach NNP at factor cost। तो G से जब हम N पे जा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, राइट। फिर डी से हम जब एन पे आ रहे हैं तो हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर रहे हैं। लेट्स कॉल इट NIFA, ठीक है। फिर जब हम MP से FC पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप क्या लिख के आओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेयर यू विल बी एडिंग योर सेकेंड थिंग विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन थर्ड थिंग आप ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इसको ऐड करने में आपको NNP नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा GDP एट मार्केट प्राइस। यहां से आपको NNP पे जाना होगा, एंड यू नो हाउ टू रीच योर NNP एट FC नाउ, ठीक है। अभी हमने ये मेथड पढ़ लिया, अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को। दिस इज योर स्टेप वाइज। देखो, पहला स्टेप आपके पास होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। जैसे हमने इससे पुराने वाले मेथड में भी पढ़ा था, हम पहले एंटरप्राइजेस या फिर सेक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 सेक्टर्स मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर
बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। पहले हम इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को उनके द्वारा किए गए सारे एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई कर लेंगे अलग अलग। देन वी विल बी having classification of expenditure. We'll be classifying expenditure based on the types of final goods and services. अब final goods and services तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कुछ are done by privately, ठीक है, by households and non-profit organizations. Some are done by government, some are done by businesses, some are done by households, and some are done by rest of the world. So we have private final consumption expenditure, then we have government का, then we have investment, and then we have net exports. ठीक है, so see, household का होगा this, government का होगा this, businesses का होगा this, and rest of the world का होगा ये। In step 3 we will be measuring the expenditure. Step 3 is measurement of expenditure. measurement of expenditure के भी कई सारे steps होंगे, जैसे हमने ये जो क्लासिफाई किया ना अलग अलग एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे, हम उनके सारे एक्सपेंडिचर को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेपरेटली एस्टिमेट करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करेंगे, एंड देन हम नेट एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंडिचर को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दिस सेपरेटली। देन स्टेप 4 में we have estimation of net domestic product at factor cost. Now we have reached NDP at FC. How has this happened? Converting GDP at market prices to net domestic product. Third step is to figure out NDP at factor cost. ये हमें जो हमने ऊपर सारी चीजें कैलकुलेट की, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वहां से आपको मिलेगा GDP at मार्केट प्राइस। अब GDP एट मार्केट प्राइस से हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है एस्टिमेटिंग NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हियर विल बी सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑल्सो सब्सट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग सब्सिडीज, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों दे आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, स्टेप 5 में विल बी डूइंग एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि हमको अब NDP से NNP पे जाना है। So adding income earned from abroad to the domestic product to calculate national income, right? ये जो पैसे हमने बाहर से कमाए और जो पैसे हमने दूसरे देश वालों को दिए, उसके सब्सट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? NFIA। ठीक है, हम इसके साथ डील करेंगे, देन वील बी फाइनली रीचिंग एट आवर नेशनल इनकम आफ्टर एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जिसमें कि ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, राइट? Then we'll be reaching to our NNP at factor cost. So if I have to summarize everything, we will be writing this equation, ठीक है? C plus IN plus G plus X minus M minus NIT plus NFIA, ठीक है? Y is representing your national income, ठीक है? C is representing your consumption expenditure, IN is representing your net domestic investment expenditure, G is standing for government final consumption expenditure. This you already know, this is net exports,
This is net indirect taxes and this is representing net factor income from abroad. All right. So you can either use method 1 जिसमें हमने directly सारे चीजों को ऐड किया, उसके बाद we have reached NNP at factor cost, or you can stepwise write it. ठीक है. Now you don't have to write everything that I am saying. बस आपको इसके important points ही लिखने हैं. Headings will suffice. But the thing is, when you're writing something, the person who's checking your answer sheet must know that you know it. ठीक है? That how we are calculating expenditure method से our national income. All right. So let us understand कि हमारे पास कुछ precautions या difficulties होती हैं इस method में. So we'll read about that. So the first precaution or difficulty we face is final products should not, final products should be included. ठीक है, even if not sold, जो कि हमने बोला था इन्वेंटरी में ऐड हो जाते हैं. ठीक है, it is purchase made by the businessman only. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स भले ही बिके हो नहीं बिके हो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड होना है. दिस इज वन प्रिकॉशन, राइट. दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स ये एक्सक्लूड होंगे. दिस इज नथिंग न्यू, वी नो इट इन आवर ड्रीम्स ऑल्सो. वी शुड नो कि हाँ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, दे आर एक्सक्लूडेड. हर मेथड से दीज आर एक्सक्लूडेड. ठीक है. देन वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स. देखो यू विल बी नोटिसिंग ये इनकम मेथड से कुछ सिमिलर होगा. ठीक है, प्रिकॉशन. सो द ट्रिक इज अगर आप भूल जाओ तो आप मतलब वहां का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, राइट. तो सेकेंड हैंड गुड्स भी एक्सक्लूड किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कोई नया प्रोडक्शन इकोनॉमी को नहीं दे रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में. जिस पर्टिकुलर ईयर में वो पुरानी कार बनी होगी उस टाइम के नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अब उसको नए साल के आपको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने की कोई नीड है नहीं, राइट. क्योंकि उसने टेक्निकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है उस पर्टिकुलर ईयर के नेशनल इनकम में. दूसरा, वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, ये एक्सक्लूडेड है. ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सारी चीजें दे आर नॉट काउंटेड क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं. ये हम ऑलरेडी इनका मेथड में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड में भी इनफैक्ट, कि सिर्फ ओनरशिप बदलती है. ठीक है, कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है. ऐसा नहीं होता आपने शेयर खरीदे हैं तो सामने वाली, मान लीजिए आपने, मैंने लास्ट टाइम भी आईटीसी का एग्जांपल दिया था, ये नहीं हो रहा है कि आपने आईटीसी के शेयर खरीदे तो आईटीसी ने पहले 15 बिस्किट्स बना के बेचे उसके सामने आपको शेयर दिए. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सो दीज थिंग्स आर एक्सक्लूडेड. Then government expenditure on transfer payments is definitely excluded. Why it is excluded? Same reason. कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है. ठीक है, उसके एक्सचेंज में आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपने, इट इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, उसके बदले में आपने अपना लेबर या फिर आपने जमीन या फिर अपना कैपिटल, अपनी बुद्धि कुछ नहीं दिया है. तो पेमेंट मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमारा पेंशन हो गया ओल्ड एज वाली. ठीक है, और स्कॉलरशिप हो गई, हमें हमारे घर वालों ने गिफ्ट्स दे दिया, पॉकेट मनी दे दी. दीज आर योर ट्रांसफर पेमेंट्स एंड दे मस्ट बी इंक्लूडेड. सो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं, एक बार देखते हैं. ब्लू बॉक्स से मैं जो भी स्क्वायर करूंगी, दोज आर द एक्सक्लूडेड थिंग्स. रेस्ट हमारा सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, राइट. So first is this government expenditure on transfer payment is excluded. ठीक है, expenditure on financial assets, bond share excluded है. ठीक है, second hand goods excluded है, very good. expenditure on intermediate goods भी excluded है, very good. और फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि नहीं बिके हैं वही सिर्फ इंक्लूडेड हैं. ठीक है, सो दिस इज ओनली इंक्लूडेड. ठीक है. नाउ अब ये सारे जितना भी कुछ अभी हमने डिस्कस किया उससे आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी, दैट
द आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा है, हमने अभी ट्रिपल आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, नेशनल प्रोडक्ट यानी वैल्यू एडेड वाला प्रोडक्ट वाला इज आइडेंटिकल टू इनकम जनरेटेड विच इज आइडेंटिकल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो 3 बार्स हैं ये आपको आइडेंटिटी दिखाते हैं, राइट। ये जो 3 बार्स हैं दे शो यू आइडेंटिटी, बट ये सिर्फ थियोरी में ही सच होता है, दिस इज ओनली ट्रू इन थियोरी। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली नेशनल इनकम में बहुत सारी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल जाती हैं, चाहे हम नेशनल प्रोडक्ट से जाएं, चाहे इनकम मेथड से जाएं, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से जाएं, राइट। अब देखो, अगर आपको प्रोडक्शन साइड देखना है अपनी इकोनॉमी का, ठीक है, प्रोडक्शन फेज से जानना है, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना होगा, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखना है इकोनॉमी का, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज से आप इनकम जनरेटेड मेथड यूज करेंगे, दैट इज योर फैक्टर इनकम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अगर अब आपको आपकी नेशनल इनकम देखनी है एक्सपेंडिचर फेज से, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे। टेक्निकली हमको तीनों को मेजर करना चाहिए सेम ही ईयर में टू अंडरस्टैंड कि हमारी नेशनल इनकम का डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्या है, राइट। अगर हम तीनों को मेजर करेंगे तो हमें इकोनॉमी के 3 एंगल्स दिख जाएंगे, प्रोडक्शन साइड से भी, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से भी, और हमारे कंजम्पशन साइड से भी, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर साइड से भी। नाउ एज आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने आपको बोला था कि इंडिया में किस तरीके से हम नेशनल इनकम को देखते हैं, वील अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम की जिम्मेवारी होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की, CSO, ठीक है। दिस इज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यही सब चीजें कलेक्ट करता है, ठीक है। एनुअली ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है ना। अब मेथोडोलॉजी हमारी किस चीज पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इंडिया फॉलोज यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। इस मेथोडोलॉजी में हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं जो कि हम तीनों पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इंडिया इन तीनों का मिक्स यूज करती है, ठीक है, हमारे पास कोई एक मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन अगर हम एक मेथड से जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी हैव लैक ऑफ डेटा। अक्सर डेवलपिंग नेशंस में ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अनरिलायबल डेटा होता है, डेटा कई बार हमें कम मिलता है क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम एक मेथड यूज नहीं करते हैं। तो इंडिया यूजेस अ मिक्स ऑफ मेथड, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम अक्सर आउटपुट मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्मॉल स्केल के लिए हम इनकम मेथड यूज कर लेते हैं, ऑलराइट। सो वी यूज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। नाउ पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की चेयरमैनशिप में 1949 में नेशनल इनकम कमिटी बनी थी, जिन्होंने हमारे लिए क्या बताया था कि हमारा मेथड क्या होगा, ठीक है। This committee was instrumental in establishing a consistent methodology for national income estimation in India. Right? First official estimation कब किया गया था? 1951 में। As I said, इस कमिटी ने combination of production and income methods को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने के लिए बोला था। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, तो आई एम होपिंग दैट आई हैव आंसर्ड यू दैट, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स में से आप इन डॉक्यूमेंट्स में आपको नेशनल इनकम का डेटा मिल जाएगा, जैसे एनुअल रिपोर्ट ऑफ द CSO, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। सो इफ यू आर ईगर टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन विजिट दीज थिंग्स। चलिए देन, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, which will be money and banking.